Welcome all of you. Good morning, children. I am going to discuss about non-metals. Before this video, I have discussed about the physical property of metals. You have learned about the physical property of non-metals. Now, total number of natural non-metals 22, natural non-metals 22. How to identify the non-metals without knowing any physical and chemical property? How to say that that given element is non-metal? देखो चिल्ड्रंस, यहाँ पर ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप ना उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हो ना केमिकल प्रॉपर्टी जानते हो, सिर्फ उसके नेम के बेस पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नॉन मेटल्स है। तो आप 22 नॉन मेटल्स है जो नेचुरल नॉन मेटल्स है, इसमें आप देखो जनरली बात हम कर रहे हैं। जनरली का मीनिंग होती है प्रायः, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पर जाके लागू होगा। तो आप देखोगे जब भी नॉन मेटल्स का करोगे प्रोनाउंसिएशन तो आपको आएगा जन। आप जन से पकड़ सकते हो, जैसे ऑक्सीजन, ये मेटल में ऐसा नहीं होता है जन, याद रखना। प्रायः नॉन मेटल के एलिमेंट्स के नेम के ही सफिक्स में क्या आता है, जन। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब में जन आ रहा है ना। उसके बाद आप ये तीन यहाँ कवर कर लिए। उसके बाद फ्लोरीन, इन देखो यहाँ पर है INE, इन, इससे भी आप पहचान सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो यहाँ पर हम 4 नाम ले लिए, आपका 22 है ही, और यहाँ पर 3 नाम ले लिए, तो 4 3 कितना हो गया, बोलो 7। उसके बाद जो नॉन मेटल्स है जनरली उसमें ऑन देखोगे सफिक्स के रूप में, ऑन, ON, ऑन। यहाँ पर देखिए कार्बन में ऑन है, सिलिकॉन में ऑन है, नियोन में ऑन है, आर्गन में ऑन है। इस प्रकार से आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के बेस पर आप जब एलिमेंट का करोगे प्रोनाउंसिएशन तो लगभग कॉमनली मतलब जनरली मतलब प्रायः, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप फिर मत ये करना कि सल्फर जाकर के सोचने लगना। जनरली का मतलब ये नहीं होता कि सारे पर जाके लागू होता है, लेकिन आपको कॉमनली 22 में मैक्सिमम जो हम 3 ये बेस बता रहे हैं, जन, इन और ऑन, ये आपको हेल्प करेगा नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने में। अब जैसे फास्फोरस की बात करोगे, वहां नहीं है ऐसा। तो कुछ ऐसा है नॉन मेटल जहां पर इन ऑन जन नहीं है, लेकिन प्रायः में आपको मिलेगा। तो फिजिकल स्टेट हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका फिजिकल स्टेट्स, जनरली नॉन मेटल्स आपको 2 फॉर्म में है फिजिकल स्टेट्स में। फिजिकल स्टेट्स क्या मतलब होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पर उसका कौन सा स्टेट है। फिजिकल स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप हाई टेम्परेचर पर सोचोगे, कभी लो टेम्परेचर पर सोचोगे। डोंट थिंक द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। If you think the physical state of any element, then we have to think about the normal temperature and normal pressure. सो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स आपको जनरली है सॉलिड के फॉर्म में, अदरवाइज गैसियस फॉर्म में। ब्रेन में ये ऑलवेज रहना चाहिए कि अरे यार ओनली 22 तो ही सोचना है, नेचुरल ओनली 22 नॉन मेटल्स है, नेचुरल बात कर रहे हैं। अब फिर ये मत लगा लेना, मत जो कुछ मैन मेड है एलिमेंट उस पर जाके मत सोचना, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर सॉलिड्स की बात हम लोग करें, फास्फोरस है आपका सॉलिड स्टेट में। सल्फर की बात करें, सल्फर है आपका सॉलिड स्टेट में। सिलिकॉन की बात करें, ये सॉलिड स्टेट में है। कार्बन की बात करें, सॉलिड स्टेट में है। फिर हम लोग जब गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो आपके सामने यहां पर देखो हम लिखे हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे ही ये सारा गैसियस स्टेट्स में है। लेकिन सिर्फ एक नॉन मेटल है जो न आपको सॉलिड स्टेट में है न गैसियस स्टेट में है, वो है आपका ब्रोमीन, जो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये सब कुछ मेमोरी में रखना पड़ता है। आपका जो लेवल है 8 क्लास का, उसमें कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसके बारे में बहुत कुछ हम लोग सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। अब ये ब्रोमीन क्यों है सारा सरल, तो फिर मेटल के स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा।
अब मैटर का स्ट्रक्चर अभी उतना आप नहीं जानते हैं, किस प्रकार से उसका फिजिकल स्टेट बनता है, क्या होगा, कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, सॉलिड स्टेट कब होगा, गैसियस स्टेट कब होगा, लिक्विड स्टेट, ये आपके लेवल से बियॉन्ड जा रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स एंड नॉन मैलिएबल्स। आप जानते हो ना कि जनरली मेटल्स होती है डक्टाइल्स, डक्टाइल का मीनिंग आपको स्पष्ट है, मैलिएबल का मीनिंग आपको क्लियर है, तो लेकिन नॉन मेटल्स आपको न डक्टाइल होती है और न क्या होती है, मैलिएबल्स होता है। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। अब ये डेंसिटी आप जानते हो, मास बाय वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर पर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी अगर आप समझ जाते हो, शायद 7th क्लास में कुछ डिस्कशन है डेंसिटी का, आप ये जान लो डेंसिटी ये इंडिकेट करता है कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज्ड और फार, ये शो करने का हम लोग काम करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाई डेंसिटी दैट किसी भी सब्सटेंस का, इसका मतलब है कि उसका जो स्मॉल पार्टिकल्स है आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और क्लोज टू ईच अदर तो दो प्रकार की बात फट से ब्रेन में आ जाएगा कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस लेस एंड इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, और उसका असर पड़ेगा ना उसके डेंसिटी, डेंसिटी से पता ये चलता है। अगर हाई डेंसिटी कह दिए तो आप जान लो कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। अगर ऐसा होता है तो कई प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, रिजिडनेस, स्ट्रॉन्गनेस, ये सब पर इफेक्ट पड़ता है किसका, डेंसिटी का। तो जनरली नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो लो डेंसिटी। अब ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में है ही, क्या डेंसिटी सोच सकते हैं कितना कम होगा उसका डेंसिटी, इसी प्रकार से। लेकिन यहां पर जो हम लोग लिखे हैं ये नहीं, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। अब इसी में देखो आपको हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की बात करते हैं और डायमंड, दो एक ऐसा अल्ट्रॉप्स है कार्बन का जिसका डेंसिटी हाई होती है, जिसका डेंसिटी हाई होती है। अब ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन कार्बन सेम नेचर का एटम बाउंडेड होती है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से, जो हम नाम नहीं ले सकते, नाम ले रहे हैं देखो, सिंगल कोवलेंट बाउंड एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है, मेरा हिम्मत तो नहीं करता लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। और वो सिंगल कोवलेंट बाउंड जो दो कार्बन एटम के बीच होती है उसका बाउंड लेंथ वेरी लेस, जिसके कारण कार्बन एटम का तो साइज ही बहुत छोटा होता है और बाउंडेड होती है सिंगल बाउंड से। तो एक कार्बन एटम का न्यूक्लियस दूसरे कार्बन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके साथ बाउंडेड होती है बड़ी स्ट्रांगली। फिर पहले कार्बन का न्यूक्लियस दूसरे कार्बन के जो प्रेजेंट है एटम इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ बड़ी स्ट्रांगली बाउंडेड होती है। वही फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है जिसके चलते कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होती है ना बड़ी स्ट्रांग, जिसके चलते ग्रेफाइट का डेंसिटी हाई हो जाती है। सिमिलरली आप सोचोगे डायमंड के बारे में, वहाँ भी वही बात है कि कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में सिंगल कोवलेंट बाउंड से रहता है, वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड। तो आप कह सकते हो नॉर्मली तो ये आ गया कि नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होगा, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड का डेंसिटी हाई। डायमंड तो शायद दुनिया का, शायद ये नहीं परफेक्ट, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो है नॉन मेटल, वो कार्बन का अल्ट्रॉप्स है, बट वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा ये सब कुछ। एक लेवल में कुछ चीज़ ऐसा होता है कि उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे, फिर भी उसको मेमोरी में हम लोग रखते हैं। इसके बाद अगर डेंसिटी के बारे में आपने सोच लिया तो अब चले आइए इसके मेल्टिंग पॉइंट पर बात हम लोग कर लें। इसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चिल्ड्रेन अभी आपने डिस्कशन किया कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। अब देख लो, अगर आप सोच रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, और वो एक डिफिनिट टेम्परेचर पर है ना। इसका मतलब है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू आपको डेंसिटी लो। इसका मतलब ये जान लो कि नॉन मेटल्स में जो भी होगा स्मॉल पार्टिकल्स, उसके बीच फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा, वीक फोर्स से जुड़ा होगा।
इसका मतलब कि उस स्मॉल पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो फिर गैसेस स्टेट में लाने में भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों लो होगा। क्या लिख दें हम? लो। अब सोच सकते हो, अब इसी में सोचना पड़ेगा आपको। फिर आ जाओगे ग्रेफाइट पर, आ जाओगे डायमंड पर, आ जाओगे। इस दोनों का हाई होता है डेंसिटी, रखना पड़ेगा आपको ब्रेन में, समझ गए ना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट देखो यहां से कोरिलेट कर रहे हैं। थोड़ा डेंसिटी पर ज्यादा फोकस करो, कई सारा प्रॉपर्टी। अब देखो कोई किसी को लिखना होगा, ये तो समझ गए आप ना। अब जैसे मान लीजिए हमने सोचना होगा हार्डनेस पर, क्या सोचें या डेंसिटी लो है, इसका मतलब कॉमनली हम लोग सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर फार अवे टू ईच अदर्स, सो उसका हार्डनेस कम, स्ट्रॉन्गनेस कंपेरेटिवली लेस, इससे रिसोर्स मिल रहा है। ये चीज समझना बड़ी, आप इस पर फोकस करोगे, ठीक से सोचना है। तो अगला हम लोग हार्डनेस की बात करें, स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, ये सब हम लोग कह सकते हैं लो होगा, ठीक है ना। ये आपका, इसके बाद का प्रॉपर्टी आपका जैसे है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। नॉर्मली ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद रखना, इन ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब ब्रेन में रखना पड़ेगा। अब ये सोचोगे कि सर जितना सारा नॉन मेटल्स है उसमें तो सर कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग होती है जो अगर उसको एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से मिले तो वो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट में है प्रेजेंट्स। आप ग्रेफाइट का जब भी स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अदर जितना भी आपका है नॉन मेटल्स उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके चलते सारा का सारा नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में सोचने लगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी सोच सकते हैं। आखिर थर्मल मीन्स क्या? हीट। तो हीट को कैरी करने वाला तो कोई चाहिए, कैरियर जो ढो के ले जाएगा हीट को फ्रॉम वन प्लेस टू, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है आपको 3 मेथड से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से या रेडिएशन से। तो आपको क्या चाहिए? हीट आखिर ट्रांसफर जो होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो एक तो होती है वाइब्रेशन से, मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से क्या होती है, कोलाइड करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे स्मॉल पार्टिकल से, तो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से होती है। लेकिन जनरली आपको नॉन मेटल्स में ये सिचुएशन पैदा नहीं होती है कि वो वाइब्रेट करके भी अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर दे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, जो अगर डेंसिटी के बारे में आप सोच लेते हो तो आप क्या क्या सोच सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका हार्डनेस, सॉफ्टनेस, और अभी जो बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे थे। बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रहता, प्रेजेंट रहता, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही हीट को कैरी करके ले जाता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके चलते जनरली आपका नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो मोटा मोटी हम लोग ये सारा प्रॉपर्टी जान चुके हैं। इसके बाद का जो है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसको हम यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।